तो अपनी छत पे जाना और पूरब दिशा की ओर देखना, एक चमकदार तारा आपको दिखेगा, वो शुक्र ही है और ये सूर्यास्त के समय पश्चिम में आपको नजर आएगा। सो गुड मॉर्निंग गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 6 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि अभी फरवरी 2023 में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का नवीनतम हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्र कौन सा बना? तो आंसर होगा कांगो गणराज्य। यहां बात कर रहे हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, जिसकी स्थापना कोप 21 के दौरान होती है। कहां पे हुआ था वो? पेरिस, फ्रांस में 2015 में। और पूछे किन देशों ने मिलकर के स्थापना की? तो भारत और फ्रांस ने। बात करें इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। आप एक लाइन में बोलोगे, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। तो अभी इसमें कांगो गणराज्य ये देश शामिल हो गया है, अफ्रीकी देश है ये। कांगो अलग है, कांगो गणराज्य अलग है। हम कांगो गणराज्य की बात कर रहे हैं जिसकी कैपिटल है किनशासा। और कांगो से आपको याद आएगा कांगो नदी, इससे एक प्रश्न पढ़ा है हमने कई बार। भूमध्य रेखा यानी कि इक्वेटर को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? कांगो नदी है। और कांगो में सबसे छोटे कद की जनजाति रहती है जिन्हें क्या कहा जाता है? पिग्मी जनजाति। अच्छा, इसी तरह से 2 प्रश्न आपको और याद रखने हैं। मकर रेखा जिसे आप कहोगे 23.5 डिग्री साउथ, उसको 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? लिम्पोप्पे नदी। और कर्क रेखा यानी कि 23.5 डिग्री नॉर्थ, उसको 2 बार काटने वाली नदी माही नदी है। वैसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर आपको भारत में मिलेगा, गुरुग्राम में। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का उद्देश्य क्या है? वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। और इसी तरह से आपको याद आएगा वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, यह भी G20 की थीम है। वासुदेव कुटुंबकम, जिसे अंग्रेजी में बोलेंगे वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। अगर मैं आपसे पूछूं जीएसटी का ध्येय वाक्य क्या है? वन नेशन वन टैक्स। और वन स्टेट वन प्रोडक्ट, ये किसकी योजना है? उत्तर प्रदेश की। और वन एमएलए वन पेंशन योजना किसकी है? पंजाब की है। अगर मैं आपसे पूछूं अभी कोप 27 का आयोजन हुआ था 2022 में, कहां? इजिप्ट में हुआ था, मिस्र में शर्म अल शेख नाम की जगह पे हुआ था। और 2023 में कोप 28 का आयोजन कहां पे होगा? यूनाइटेड अरब अमीरात में होगा। तो ये पॉइंट्स भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहे हैं, और मैं आपको बता दूं ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें जो आपको स्टैटिक प्रश्न बताऊंगा वो सारे वो होंगे जो आपके कई बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, अगर प्रश्न आपके सौर मंडल से, सोलर सिस्टम से आता है तो प्रश्न क्या कह रहा है? अभी हाल ही में एमपीसी का मतलब हो गया माइनर प्लेनेट सेंटर, तो इसके द्वारा सौरमंडल में स्थित ग्रह के आसपास 12 नए उपग्रहों की खोज करने की घोषणा की गई है। वो ग्रह कौन सा है? तो आंसर होगा बृहस्पति, जुपिटर। अभी तक आप लोग जानते होंगे, आप लोगों ने पढ़ा होगा, सबसे ज्यादा उपग्रह शनि के होते हैं यानी कि सैटर्न के, पर अब बृहस्पति जिसे इंग्लिश में बोलते हैं जुपिटर, इसके हो गए हैं सबसे ज्यादा। देखो सौरमंडल सोलर सिस्टम की बात करेंगे तो उसमें जुपिटर यानी कि जो बृहस्पति है वो आकार में भी सबसे बड़ा ग्रह है, और अभी इसी के 12 नए उपग्रह खोजे गए हैं। तो अब इसके टोटल कितने उपग्रह हो गए? तो आंसर होगा 92 हो गए। और जो सैटर्न यानी कि शनि है वो दूसरे स्थान पे आ गया 83 उपग्रहों के साथ में। तो ये आपको याद रखना है। अब सौर मंडल से, सोलर सिस्टम से जो आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं वो मैं आपको एक कराने वाला हूं। उससे पहले आप इस इमेज को देखो, यहां से आपके बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे और इमेज को देख करके आप ज्यादा जल्दी सीख पाओगे। आप देख रहे हो सूर्य के सबसे नजदीक में कौन सा ग्रह है? मरकरी, जिसे आप बुध कहते हो। उसके बाद आता है वीनस। अच्छा, वैसे मरकरी से भी, बुध ग्रह से भी एक प्रश्न बनता है, वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। वीनस की पहले बात करते हैं। वीनस जैसे आप हिंदी में शुक्र ग्रह कहते हो, ये याद रखना सबसे गर्म ग्रह है। अब आप पूछोगे कि सबसे नजदीक में तो बुध ग्रह है, तो सबसे गर्म तो उसको होना चाहिए, लेकिन क्या है इसके सूरज के सबसे करीब होने के कारण उसका जो वायुमंडल है वही नष्ट हो गया। जबकि शुक्र का जो वायुमंडल है वो मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड से भरा हुआ है, जो कि एक तरफा रास्ते का काम करता है। एक तरफा रास्ते से क्या मतलब हो गया कि सूरज की गर्मी तो इसमें प्रवेश कर जाती है लेकिन निकलती नहीं है। तो इस तरह से आप देखोगे ये एक भट्टी का रूप ले लेता है। अगर अभी आप सुबह वीडियो देख रहे हो तो अपनी छत पे जाना और पूरब दिशा की ओर देखना, एक चमकदार तारा आपको दिखेगा, वो शुक्र ही है और ये सूर्यास्त के समय पश्चिम में आपको नजर आएगा। और एक और प्रश्न पूछा जाता है कि इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार किसे कहते हैं? सांझ का तारा, भोर का तारा, तो शुक्र को ही कहते हैं। यही कारण है, मैंने कहा ना मॉर्निंग में भी नजर आएगा और इवनिंग में भी नजर आएगा। इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, इसीलिए कहते हैं। उसके बाद हमारी अर्थ आ गई जिसे नीला ग्रह कहते हैं पानी होने के कारण। उसके बाद मार्स आ गया, मंगल ग्रह आ गया। मंगल ग्रह में मीथेन गैस मिलती है, इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। यहां से भी 2 तरह के प्रश्न बनते हैं। 2 उपग्रहों के नाम पूछे जाते हैं इसके, फोगोस है और एक डिमोस है। और दूसरा प्रश्न पूछा जाता है कि मंगल ग्रह का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो आंसर होगा ओलंपस है। उसके बाद जुपिटर आता है यानी कि बृहस्पति। और याद रखना मार्स और जुपिटर के बीच में यानी कि मंगल और बृहस्पति के बीच में एस्टेरॉइड बेल्ट पाई जाती है। उसके बाद आता है सैटर्न यानी कि शनि।
कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि वो कौन सा प्लेनेट है जिसे रिंग प्लेनेट भी कहते हैं, तो आंसर होगा शनि को। मतलब इसके आसपास छल्ले मिलेंगे आपको। और कितने छल्ले मिलेंगे आपको? 7 छल्ले दिखेंगे इसके आसपास, जो कि बहुत छोटे छोटे कणों से बने हुए होते हैं। याद रखना, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आंसर होगा टाइटन। सुना होगा आपने। अच्छा, एक प्रश्न एग्जाम पूछा गया था एक बार कि कौन सा ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। तो याद रखना, ऐसे 2 ग्रह हैं, शुक्र और अरुण, यानी कि वीनस और यूरेनस। बाकी सारे पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते, तभी तो आप देखते हो आपका जो सूर्य है वो पूरब से उगता है और पश्चिम में अस्त होता है। यही कारण है। एक प्रश्न ये पूछा जा चुका है कि सौरमंडल की खोज किसने की थी? निकोलस कोपरनिकस ने की थी 1543 में। एक प्रश्न ये पूछा गया एग्जाम में कि वो कौन सा ग्रह है जिसके कोई उपग्रह ही नहीं है। तो आंसर होगा बुध और शुक्र, 2 है, मरकरी और वीनस। और एक सिंपल सा प्रश्न तो आप जानते ही हो, किस ग्रह को पृथ्वी की बहन अर्थ सिस्टर कहते हैं? तो आंसर होगा शुक्र को, वीनस को। और देखो, इस क्वेश्चन को कराते वक्त मुझे भी विचार आ रहा है कि यहां से काफी प्रश्न एग्जाम में आते हैं एज ए स्टैटिक, तो क्यों ना इसी पे आपकी एक छोटी सी क्विज बना दी जाए उन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो एग्जाम में पूछे गए यहां से, जैसे कि जो भी मैंने आपको कराया। तो आपका क्या विचार है, क्या बना दें? क्या आपको जरूरत है या आपको सब आता है? और हाँ, अगर वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके टाइम पे। और लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने सभी स्टडी ग्रुप में। अभी हम बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, भारत की स्थानीय भाषाओं को डिजिटल दुनिया में बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट एलोरा को किसने शुरू किया? तो आंसर होगा माइक्रोसॉफ्ट ने। प्रोजेक्ट एलोरा की बात कर रहे हैं। तो प्रोजेक्ट एलोरा, इसकी फुल फॉर्म क्या हो गई? इनेबलिंग लो रिसोर्सेज लैंग्वेज। और इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है? ऐसी स्थानीय भाषाओं जिनके बारे में लोगों को अधिक जानकारी नहीं है और इनको बोलने वालों की संख्या भी कम है, तो ऐसी स्थानीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने यह प्रोजेक्ट शुरू किया है। उसी का नाम है प्रोजेक्ट एलोरा। तो इस प्रोजेक्ट की मदद से ऐसी दुर्लभ भारतीय भाषाओं को आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए डिजिटली संरक्षित किया जाएगा। अभी जैसे इसने कुछ भाषाओं को सेलेक्ट भी किया है, जैसे कि गोंडी भाषा हो गई, मिश्मी हो गई, मुंडारी हो गई। तो ये आप ध्यान रखना। माइक्रोसॉफ्ट आप जानते ही हो, इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन अमेरिका में है। सीईओ सत्या नडेला है। वैसे आप जानते हो हमारे संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? 22 भाषाओं का, लेकिन शुरुआत में कितनी थी? 14 थी। अच्छा बताओ, विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं हम? 10 जनवरी को मनाते हैं। और इस बार इस सम्मेलन का 12वें नंबर का है। इसका आयोजन कौन करेगा या होस्ट कौन है? तो फिजी देश है। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाते हैं। चलो ये बताओ, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी हमारे देश की राजभाषा है? तो 343। वर्तमान में कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं? 6 हैं। कौन कौन सी हैं? तमिल है, ये सबसे पुरानी है या सबसे पहली कह दूं। तेलुगु है, फिर मलयालम, कन्नड़, संस्कृत और उड़िया। चलो आप मुझे बताओ, जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो कितनी भाषाओं में दिए जाते हैं, और जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो कितनी भाषाओं में दिए जाते हैं? और अभी किन व्यक्ति का निधन हो गया जिनको 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, उनका नाम भी बताइए। वो असमिया कवि थे। बाकी साहित्य अकादमी पुरस्कारों की बात करेंगे तो अभी हिंदी भाषा का मिला है बद्री नारायण को, उनके कविता संग्रह तुमड़ी के शब्द के लिए। और अंग्रेजी का मिला है अनुराधा रॉय को, ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड के लिए। तो ये पॉइंट भी याद रखना। बाकी देखो, एलोरा नाम आया है तो आपको पता है एलोरा के कैलाश मंदिर आपको महाराष्ट्र में मिलेंगे। प्रश्न अगर पूछा जाए इनका निर्माण किस वंश ने करवाया था, तो राष्ट्रकूट वंश ने। राष्ट्रकूट वंश के कृष्ण प्रथम ने करवाया था। और इन एलोरा के कैलाश मंदिरों की विशेषता क्या है? मतलब एक ही पहाड़ी को ऊपर से नीचे काटकर इन्हें बनाया गया। तो ये भी आप ध्यान रखें। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी फरवरी 2023 में पाकिस्तान के किस पूर्व राष्ट्रपति का निधन हो गया? तो आंसर होगा परवेज मुशर्रफ। तो पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति रहे परवेज मुशर्रफ का भी निधन हो गया। वे 2001 में पाकिस्तान के 10वें राष्ट्रपति बने थे। उन्होंने फिर महाभियोग का सामना करते हुए सन 2008 में इस्तीफा दे दिया था। मुशर्रफ को कारगिल युद्ध का मुख्य वास्तुकार भी माना जाता है। बाकी पाकिस्तान को आप जानते ही हो, इसकी कैपिटल इस्लामाबाद है, करेंसी है पाकिस्तानी रुपया। प्रेसिडेंट अभी वर्तमान में आरिफ अलवी हो। प्रधानमंत्री कौन है? शहबाज शरीफ है। और भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर लाइन को क्या कहते हैं? रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। अच्छा, अभी हम क्या करते हैं, जो इंपॉर्टेंट निधन हुए थे, जो इंपॉर्टेंट नाम है उनको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि आपको बताया दिलीप महालनोबिस, ORS के जनक कहा जाता है इनको। चिकित्सक थे, निधन हो गया, अभी पद्म विभूषण के लिए चुना गया। उसी तरह से डॉक्टर बालकृष्ण विठलदास दोषी, इनका नाम याद रखना, आर्किटेक्ट थे ये। और 2018 में प्रिtzker पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे। अभी 2022 में रॉयल गोल्ड मेडल मिला था। अभी पद्म विभूषण के लिए भी चुना गया, निधन हो गया कुछ समय पहले इनका। और अभी 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जिनको मिला था, जो असमिया कवि थे,
उनका नाम था नीलमणि फूकन, निधन हो गया इनका। और हैदराबाद के 8वें और आखिरी निजाम कौन थे जिनका निधन हो गया? नवाब मीर बरकत अली खान। और भारत के लेप्रोस्कोपिक सर्जरी का जनक किन्हें कहा जाता था जिनका निधन हो गया? डॉक्टर टहमटन ई उदवाड़िया को। अभी जम्मू कश्मीर के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता का निधन हो गया, उनका नाम था रहमान राही। और अगर आपसे पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता रहे श्याम शरण नेगी का निधन हो गया, उनका नाम भी याद रखना। अनाथ बच्चों की मां के नाम से मशहूर थी सिंधुताई सकपाल, उनका निधन हो गया। और देश के स्टील मैन के नाम से मशहूर थे जमशेद जे ईरानी, उनका निधन हो गया। दुनिया के सबसे गंदे आदमी कहे जाते थे अम्मो हाजी, उनका निधन हो गया, वे ईरान से थे। भारतीय इंटरनेट का जनक कहा जाता था बीके सिंगल को निधन हो गया। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, राष्ट्र महिला आयोग की पहली अध्यक्ष थी जयंती पटनायक, उनका निधन हो गया। 1 रुपए के डॉक्टर के नाम से मशहूर थे सुशोभन बंदोपाध्याय, पश्चिम बंगाल से थे, निधन हो गया। भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर एस पद्मावती का निधन हो गया। भारत की पहली महिला मनोचिकित्सक पूछेंगे, शारदा मेनन उनका नाम था, उनका भी निधन हो गया। और पंडित बिरजू महाराज का संबंध कथक से था, लखनऊ घराने से आते थे। उसी तरह से पंडित शिव कुमार शर्मा का निधन हो गया, संतूर वादक थे ये। और एक और संतूर वादक थे भजन सोपारी, उनका भी निधन हो गया, सूफियाना घराने से ताल्लुक रखते थे वो। तो ये कुछ महत्वपूर्ण नाम मैंने आपको बताए जिनका हाल ही में कुछ 5-6 महीनों के अंदर अंदर निधन हो गया, ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, दिसंबर 2023 तक भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन संचालित करने की घोषणा की गई है, उस ट्रेन का नाम क्या होगा? तो आंसर होगा वंदे मेट्रो। अच्छा, इस बार के बजट में बात करें तो रेलवे के लिए कितना बजट रखा गया? 2.41 लाख करोड़ रुपीस, और ये अब तक का सबसे ज्यादा है। और अभी हमारे जो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, उन्होंने घोषणा की कि 2030 तक हम 35 हाइड्रोजन ट्रेन को डेवलप करने वाले हैं, और इनका नाम क्या होगा? वंदे मेट्रो। इंडिया में ही इसका निर्माण होगा। और अगर पूछे कि शुरुआत कहां से होगी, तो जो हेरिटेज रूट है कालका शिमला वाला, वहां से इसकी शुरुआत होगी। और हाइड्रोजन ट्रेन की बात हुई है तो 2 प्रश्न आपके सामने आने चाहिए। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन ये कहां पे शुरू हुई थी? जर्मनी में। और उस ट्रेन को किसने बनाया था? फ्रांस की एक कंपनी है अल्टसोम कंपनी, उसने बनाया था। और अभी एशिया की, अभी कुछ दिन पहले ही एशिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन ये कहां पे शुरू हुई थी? चाइना में। और वंदे भारत ट्रेन की बात करेंगे तो बताओ, भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन ये कहां से कहां चल रही है? तो आंसर होगा दिल्ली और वाराणसी के बीच में वंदे भारत ट्रेन, जिसे ट्रेन 18 के नाम से भी जाना जाता है। और इसका निर्माण कहां हुआ? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में। लेकिन अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन ये कहां शुरू हुई? मैसूर से चेन्नई के बीच में। और अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारत गौरव योजना के तहत देश की पहली निजी ट्रेन किन किन स्थानों के बीच में शुरू हुई थी? कोयम्बटूर और शिरडी के बीच में, यानी कि तमिलनाडु और महाराष्ट्र के बीच में। और आप जानते हो भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ये चलेगी कोलकाता में। कोलकाता मेट्रो किस नदी के नीचे? हुगली नदी के नीचे। अच्छा, इसी तरह से कुछ प्रश्न मैं आपसे पूछूं तो बताओ, भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन प्लांट कहां पे शुरू हुआ? तो आंसर होगा असम में। और अभी बताओ, एनटीपीसी ने कहां भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग ऑपरेशन शुरू किया था? कवास, सूरत में। और अगर पूछे कि भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन प्लांट ये कहां पे स्थापित हुआ? मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में। और दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट, इसका उद्घाटन किया गया था कहां? साउथ कोरिया में। तो ये पॉइंट्स भी आप ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 4 फरवरी को। तो हर साल 4 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी। इस दिन को मनाने का उद्देश्य है विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों या विश्वासों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और सहिष्णुता को बढ़ावा देना। इसे पहली बार 2021 में मनाया गया था। तो फरवरी में अभी 2 डे हम पहले मना चुके हैं। वर्ल्ड वेटलैंड डे, विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को, और अभी वर्ल्ड कैंसर डे मनाया था हमने 4 फरवरी को ही, तो वो भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी फरवरी 2023 में अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले के कौन से संस्करण का आयोजन किया गया? तो आंसर होगा 36 नंबर का। तो अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले का आयोजन, पहले तो ये बताओ ये हुआ कहां? तो आंसर होगा हरियाणा के फरीदाबाद में, 3 से लेके 19 फरवरी 2023 तक। और इसमें थीम स्टेट कौन रहा? पूर्वोत्तर भारत के जो सभी राज्य हैं वो हैं। और पार्टनर कंट्री रहा है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो सदस्य देश हैं वो। और इस बार ये इसका 36वां संस्करण है। कुछ इंपॉर्टेंट मेलों को हम डिस्कस करेंगे। पहले शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लेते हैं। 2-3 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। एक तो इसका हेडक्वार्टर याद रख लो कहां पर है? बीजिंग, चाइना में।
2022 में इसकी अध्यक्षता उज्बेकिस्तान के पास थी, उज्बेकिस्तान के समरकंद में इसकी बैठक हुई थी। 2023 में इसकी अध्यक्षता भारत के पास है। और अभी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने 2021-22 के लिए पहली पर्यटक व सांस्कृतिक राजधानी किसे चुना था? वाराणसी को। और मेलों की बात करें तो याद रखना भी फरवरी में ही सरस मेले का आयोजन किया है जम्मू कश्मीर ने। बाकी अभी माघी मेले का आयोजन हुआ था पंजाब में, गंगा सागर मेले का आयोजन हुआ था पश्चिम बंगाल में, अंबुबाची का मेला कहाँ लगता है? असम में, कामाख्या देवी का मंदिर है वहां पे। अच्छा बताओ, पुष्कर मेले का आयोजन कहाँ पे होता है? राजस्थान में होता है। लेकिन पुष्कर फेस्टिवल, पुष्कर महोत्सव पूछेंगे तो कश्मीर आंसर करना। और खीर भवानी मेला आपसे पूछे या बंगस आवाम मेला आपसे पूछे तो ये आयोजन होता है इसका जम्मू कश्मीर में। तो ध्यान रखना ये। पढ़ते आगे। चलो फिर बताओ, नेशनल बीच सॉकर चैंपियनशिप 2023 के पहले संस्करण को किसने जीता? तो आंसर होगा केरल ने। तो यह है नेशनल बीच सॉकर चैंपियनशिप। ये इस साल अभी इसका पहला संस्करण हुआ और इसका फाइनल कहाँ पे हुआ? सूरत, गुजरात में। वहां पे जो डुमासा बीच है वहीं पे इसका आयोजन हुआ और इसका फाइनल जीता है केरल ने और उप विजेता रहा है पंजाब। इसमें सर्वाधिक गोल किए राजस्थान के अमित गोधरा ने 27 गोल किए और इसमें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुने गए केरल के खिलाड़ी हैं सीजू, उनको चुना गया। अच्छा आपको पता है अभी आईसीसी महिला अंडर 19 T20 विश्व कप इसको किसने जीता? भारत ने जीता। और किसको हराया? इंग्लैंड को हराया। कहां पे हुआ था? साउथ अफ्रीका में। और अभी मेंस हॉकी वर्ल्ड कप जो कि भारत में हुए थे उड़ीसा में, उसको किसने जीता? जर्मनी ने जीता बेल्जियम को हरा करके। अभी 2022 में आपको बताया जो राष्ट्रीय खेल नेशनल गेम्स हैं वो हुए थे गुजरात में। कौन से नंबर का संस्करण था? 36 नंबर का। 2023 में ये कहां पे होंगे? 37 नंबर का संस्करण। चलो ये प्रश्न आपके लिए होमवर्क प्रश्न रहेगा। बताओ 2023 में जो इसके 37 नंबर के नेशनल गेम्स है उसका आयोजन कहां पे होगा? हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए कि भारतीय सेना के द्वारा ऑपरेशन सद्भावना का आयोजन ये कहां पे किया गया? तो आंसर होगा लद्दाख में। ऑपरेशन सद्भावना जिसे ऑपरेशन गुडविल के रूप में भी जाना जाता है और अभी से भारतीय सेना के द्वारा उनके सैन्य नागरिक कार्रवाई कार्यक्रमों के तहत लद्दाख में शुरू किया गया। और इस ऑपरेशन का नारा है जवान और आवाम अमन है मुकाम। और इसे क्यों शुरू किया गया, मतलब इसका मकसद क्या है? तो लोगों का कल्याण करना। जहां उग्रवाद के कारण जीवन और संपत्ति को नष्ट कर दिया गया है वहां लोगों की मदद करने के लिए इसको शुरू किया गया। अभी जैसे कि यहाँ पे भारतीय सेना ने 7 सद्भावना स्कूल भी खोले हैं ताकि वहाँ के बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मिल सके और साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी हो सके। अगर एक लाइन में बोलें इसका मुख्य उद्देश्य यही है, आतंकवाद प्रभावित क्षेत्र में लोगों की मदद करना। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क आपको कहाँ मिलेगा? लद्दाख में मिलेगा, जिसे कहते हैं हेमिस नेशनल पार्क। और अभी भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व ये कहाँ पे स्थापित हुआ? लद्दाख में। आप जानते हो देश का पहला कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट ये कौन सा है? तो आंसर होगा लेह एयरपोर्ट। और ऑपरेशन से मुझे बताओ यूक्रेन में फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? और अफगानिस्तान में फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? और अभी हमने पढ़ा था ऑपरेशन अलर्ट, इसको किसने शुरू किया था? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने। तो जो मैंने प्रश्न पूछे उनके उत्तर दो आप कमेंट बॉक्स में। बाकी अभी हम क्या करेंगे, अभी कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करेंगे। उसके बाद जो नए स्टूडेंट्स हैं उन्हें बता दूं। उसके बाद हम 2022 के टॉप 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करेंगे और उसके बाद आपका टेस्ट लिया जाएगा जिसमें टॉप 5 आपके स्टैटिक क्वेश्चन होंगे। उसके बाद टॉप 5 साइंस के क्वेश्चन भी होंगे और वो स्टैटिक और साइंस के क्वेश्चन वही क्वेश्चन है जो आपके प्रीवियस ईयर किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो तैयार हैं आप लोग? चलते हैं, आपका रिवीजन कराते हैं और टेस्ट लेते हैं। तो पहला प्रश्न है कि 2027 के फुटबॉल एशिया कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो आंसर होगा सऊदी अरब। फिर अगला प्रश्न है विश्व कैंसर दिवस कब मनाया गया? 4 फरवरी को। फिर अगला प्रश्न है अभी याया तसो को किस यूनियन टेरिटरी या राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया? तो आंसर होगा लद्दाख। तो लद्दाख से ये एक और प्रश्न आप जोड़ो और ये देश का कौन सा है? 37 नंबर का। फिर अगला प्रश्न पूछा था कि अमेरिका की एक कंसल्टिंग फर्म है मॉर्निंग कंसल्ट, उसके अनुसार दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कौन बन गए? नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न है सर्वोच्च न्यायालय की 73वीं वर्षगांठ को संबोधित करने के लिए किस देश के मुख्य न्यायाधीश को आमंत्रित किया गया? तो आंसर होगा सिंगापुर और उनका नाम याद रखना सुंदरेश मेनन है। अगला प्रश्न है अभी किस देश ने अपने बैंक नोटों से ब्रिटिश राजतंत्र के प्रतीक को हटाने की घोषणा की? तो आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। फिर अगला प्रश्न है अभी किस बीमा कंपनी ने पे एज यू ड्राइव वाहन बीमा पॉलिसी को लॉन्च किया? आंसर होगा न्यू इंडिया इंश्योरेंस। अगला प्रश्न है इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई डिजिटल इंडिया
मोबाइल वैन का पहला गंतव्य डेस्टिनेशन कौन सा है? तो आंसर होगा लखनऊ। और अगला प्रश्न है कि दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा शुरू की गई व्हाट्सएप चैटबॉट सेवा का नाम क्या है? तो आंसर होगा बाल मित्र। तो ये हमारे कल के करंट अफेयर्स का हमने क्विक रिवीजन कर लिया। अभी 2022 के टॉप 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का भी क्विक रिवीजन करेंगे। तो पहला प्रश्न पूछ रहे हैं, अभी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की पहली अश्वेत और दूसरी महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो आंसर होगा क्लाउडिन गे। फिर आपसे पूछ रहे हैं, आयरलैंड के प्रधानमंत्री कौन बने? तो आंसर होगा लियो वरादकर। फिर बताइए, भारत ऊर्जा सप्ताह 2023 का आयोजन कहां पे किया गया? तो आंसर होगा बेंगलुरु में। फिर बताओ, अभी फरवरी 2023 में फुटबॉल क्लब विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो आंसर होगा मोरक्को। और बताओ, किसे 2020 ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों का सीईओ नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा सिंडी हुक को। फिर बताओ, अभी किसने तीसरा दृष्टिबाधित यानी कि ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता? तो आंसर होगा भारत ने जीत लिया। किसे हराया? बांग्लादेश को। कहां पे हुआ था? भारत में ही। फिर बताइए, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस ये कब मनाया गया? 18 दिसंबर को। फिर बताइए, किसने महिला FIH नेशंस कप 2022 को जीता? तो आंसर होगा भारत ने। किसे हराया? स्पेन को। और ये कहां पे हुआ था? स्पेन में ही हुआ था। फिर बताओ, अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने किस नाम से अपना FMCG ब्रांड लॉन्च किया था? तो आंसर होगा इंडिपेंडेंस। और फिर बताइए, अभी किस भारतीय ने मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता? तो आंसर होगा सरगम कौशल ने। अब तैयार हो जाओ साथियों, आपका टेस्ट होने वाला है। पहले टॉप 5 स्टैटिक प्रश्न आएंगे, फिर उसके बाद साइंस के प्रश्न आएंगे। बताना क्या स्कोर रहा आपका। तो पहला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं कि किस अनुच्छेद के तहत जो हाई कोर्ट है वो रिट जारी करता है? तो आंसर होगा आर्टिकल 226। और सुप्रीम कोर्ट आएगा तो आर्टिकल 32। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों के जो राज्यपाल होते हैं वो अध्यादेश जारी करने का अधिकार रखते हैं? तो आंसर होगा आर्टिकल 213। राज्यपाल की बात कर रहे हैं तो 213, राष्ट्रपति की बात करते तो 123। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अगला प्रश्न है अमेरिका और कनाडा के मध्य कौन सी रेखा सीमा बनाती है? तो आंसर होगा 49 डिग्री पैरेलल। और अगला प्रश्न है, भारत के वाटरमैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र सिंह को। ये राजस्थान के अलवर के रहने वाले हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो आंसर होगा अलेक्जेंडर कनिंगम को। अब टॉप 5 साइंस के प्रश्नों का भी टेस्ट लेते हैं आपका। तो बताओ, किस यौगिक को कास्टिक सोडा के रूप में जाना जाता है? तो आंसर होगा NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसके अलावा कुछ लिस्ट मैंने यहाँ पे लगा दी है, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। बोल देगा ब्लीचिंग पाउडर या बेकिंग सोडा, इसका केमिकल नेम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट है। केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है। इस तरह के प्रश्न आते हैं आपके एग्जाम में। और आपके जो स्टैटिक प्रश्न हो गए और जो ये साइंस के प्रश्न हम लोग कर रहे हैं, इनकी क्विज भी मैं डेली बना करके दे रहा हूं आपकी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन में। अब उनकी प्रैक्टिस करना ये आपकी जिम्मेदारी है। और सबसे बड़ी बात, इनका एक्सप्लेनेशन भी मैं वहां पे आपको दे रहा हूं। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो उसके सॉल्यूशन में मैं वहां पे प्रोवाइड करा रहा हूं। तो किसी को एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए या क्वेश्चन को समझना है तो वहां जाकर के सॉल्यूशन में वो दिख सकता है। अगला प्रश्न है, आयोडीन टेस्ट का प्रयोग ये किसकी उपस्थिति जांचने के लिए होता है? तो आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट। अगला प्रश्न है, कौन सी धातु मोम में रखी जाती है? तो आंसर होगा लिथियम। अब मैंने आपको कहा ना वहां क्विज में मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, उसका यही फायदा है। अब आपको जानना है कि मोम में क्यों रखी जाती है, क्या कारण है, वो सब आपको वहां समझ में आ जाएगा। अभी यहां तो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि ये साइंस की क्लास थोड़ी ना चल रही है, ये तो आपकी करंट अफेयर्स की क्लास चल रही है। लेकिन उसके बावजूद जितना पॉसिबल हो सकता है मैं हर तरह से आपको नॉलेज देने की कोशिश कर रहा हूँ। स्टैटिक भी दे रहा हूँ, साइंस के प्रश्न भी करा रहा हूँ। 2022 में जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे डेली आपको 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं। फालतू के क्वेश्चन भी नहीं करा रहा हूं और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही करा रहा हूं। आप एक एक क्वेश्चन को चेक कर सकते हो। हर क्वेश्चन सेलेक्ट कर करके ला रहा हूं, अपना टाइम लगा रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं। और अगर आपको लगता है वाकई मेहनत कर रहा हूं तो प्लीज दिल से सपोर्ट जरूर करें। न मैं आपसे किसी क्विज के लिए न किसी PDF के लिए पैसा मांगता हूं जैसे और चैनल वाले मांगते होंगे। लेकिन सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट मेरी आप लोगों से रहती है कि वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ में या जो भी आपके स्टडी ग्रुप्स होते हैं व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टा पे, जहां पे भी है वहां पे शेयर तो कर सकते हैं। उसमें आपका कोई चार्ज नहीं लगता है। तो अगर आपके अंदर मदद करने की भावना है तो प्लीज वीडियो को जम के शेयर करना, और लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को सामान्यतः कहा जाता है? तो आंसर होगा बेकिंग सोडा। और अगला प्रश्न है, बायोगैस और CNG में मुख्य घटक क्या है, मेन कंपोनेंट क्या होता है? तो आंसर होगा मीथेन। अब कल का होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन को एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा गया था कि पंचायती राज दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 24 अप्रैल को। और हाँ, 5 फरवरी के डेली करंट अफेयर्स क्विज के रिजल्ट हमारे पास आ चुके हैं। टॉप 5 स्टूडेंट्स की बात करें तो टॉप किया है अपराजिता ने। कांग्रेचुलेशन अपराजिता।
फिर कुशाल हैं, चंदन हैं, ब्रजेश हैं और गणेश हैं। आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन। बाकी और लोगों से ही बोलूंगा कि क्विज लगाना स्टार्ट करें, नहीं लगा रहे हैं तो क्या फायदा होगा। एक तो जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो उनका तो प्रैक्टिस होगा ही सही, साथ में उससे 5-6 क्वेश्चन में पुराने महीनों के भी ऐड कर रहा हूं तो उनका भी तो रिवीजन होगा। आपका खुद का सेल्फ एनालिसिस कर पाओगे आप कि पुरानी चीजें आपको याद है कि नहीं याद। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।